हेलो, गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड आफ्टरनून। तो आज वाले वीडियो में अपन देखते हैं अपनी बुक का क्वेश्चन नंबर जो 18 है। ओवर सब्सक्रिप्शन का जो केस है वो शुरू करते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, अपन ने लास्ट वीडियो में प्रीमियम वाला केस देख लिया था। ओवर सब्सक्रिप्शन को थोड़ा एक बार फिर समझ लेते हैं। आपको पता तो होगा कि अगर जितने शेयर्स इशूड शेयर्स हैं वो उससे ज़्यादा अगर एप्लीकेशंस आ जाती है तो अपने को उस टाइम या तो कुछ एप्लीकेशंस रिजेक्ट करनी पड़ती है या फिर अपन पार्शियल अलॉटमेंट कर सकते हैं, जिसको प्रोराटा कहते हैं। फॉर एग्जांपल 10,000 इशूड शेयर्स थे, 15,000 अप्लाइड। ठीक है, तो अपन ने क्या किया कि यही रेशियो में 10:15 यानी कि 2:3 के रेशियो में इनको डिवाइड कर दिया। जैसे अगर किसी ने 3 शेयर के लिए अप्लाई किया तो अपन ने उसको अलॉट किए 2 शेयर्स। समझे? एंड थर्ड केस ये बनता है कि अपन कुछ एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देते हैं एंड बाकी में प्रोराटा कर देते हैं। ऐसे अलग अलग केसेस बनते हैं। एंड अब देखते हैं आगे अपने क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला है। तो क्वेश्चन नंबर जो 18 है वो ऐसा है कि ईस्टर्न इंडिया कंपनी लिमिटेड हैविंग एन ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ 10 लाख रुपीज। तो ईस्टर्न इंडिया हैविंग एन ऑथोराइज्ड कैपिटल है 10 लाख रुपीज का। ठीक है, डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ 10 रुपीज, तो हो गए 1 लाख शेयर्स। ठीक है, अब अपने को ऐसा बोला है कि इशूड 50,000 शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ ₹3 पर शेयर पेएबल एज फॉलोज। मतलब 50,000 जो है ये है इशूड शेयर्स। ठीक है, अब और वो जो इशू किए हैं वो किए हैं 10+3। ये जो 3 है ये अपना है प्रीमियम। ठीक है, और ये जो अपनी है ये है अपनी फेस वैल्यू। तो अब आगे देखते हैं पेमेंट टर्म्स क्या बोली अपने को। ये देख लिया अपनी ईस्टर्न इंडिया कंपनी है, उसका ऑथराइज कैपिटल है 10 लाख। 10 रुपीज का एक शेयर है तो 1 लाख शेयर उसके हो जाते हैं ऑथराइज। उसमें से 50,000 उसने इशू कर दिए हैं एट द प्रीमियम ऑफ 3 रुपीज एंड 10 रुपीज उसका जो है वो उसका है फेस वैल्यू। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो आगे अपने को बोला है ऑन एप्लीकेशन 3 रुपीज पर शेयर। ऑन एप्लीकेशन 3 रुपीज, सॉरी, ऑन अलॉटमेंट, ऑन अलॉटमेंट 5 रुपीज। और साथ में लिखा है इंक्लूडिंग प्रीमियम। मतलब इसमें जो 2 रुपए हैं ये है शेयर कैपिटल के, प्लस जो 3 रुपए हैं वो है सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, तो एंड बाकी बोला है ऑन फर्स्ट कॉल फर्स्ट कॉल पे कितना है जो बैलेंस, सॉरी, ₹3। एंड फर्स्ट कॉल का अपने को बोला है ड्यू आफ्टर 3 months ऑफ अलॉटमेंट।
मतलब जब अलॉटमेंट हो जाएगा उसके 3 महीने बाद अपने को फर्स्ट कॉल करना है। एंड अब अपने को बोला है एंड द बैलेंस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, तो मतलब जो बैलेंस अमाउंट है उसकी एंट्री अपने को करनी नहीं है। यहाँ पे कितना 3 + 5 8, 8 + 3 11 रुपीज हो रहे हैं। एंड अपने को मतलब 2 रुपए बच रहे हैं, तो वो अपने को सेकंड सेकंड एंड फाइनल कॉल अपने को नहीं करना है। ठीक है, सिर्फ एप्लीकेशन की एंट्री करनी है, अलॉटमेंट की करनी है, फर्स्ट कॉल की करनी है। ठीक है, अभी अपन आगे लिखा है ऑल applications were received for 60,000 shares and the uh, directors allotted the share as per follows। इधर लिखते हैं issued, applied, ये थे 50,000, ये थे 60,000। ठीक है, मतलब यहाँ 10,000 एक्सेस एप्लीकेशंस है। तो आगे बोला है कि उन्होंने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, तो अपने उसको ऐसे लिखा करेंगे। जब भी आपको क्वेश्चन करना हो तो उसको ऐसे लिख देने का। फर्स्ट ये मार्क किया 40,000, अब लिखा है फर्स्ट एप्लीकेंट्स फॉर 40,000 शेयर्स रिसीव्ड इन फुल, मतलब 40,000, ये कैटेगरी 1 में 40,000 एप्लीकेंट्स थे, उनको मिले 40,000। अब अपने को ऐसे ही करना है, ये साइड इशूड लिखना है, ये साइड अलॉटेड लिखना है। ठीक है, फिर उन्होंने बनाई सेकंड कैटेगरी, इसमें थे 15,000 एप्लीकेंट्स एंड उनको अलॉट हुए हैं 8,000 शेयर्स, मतलब यहाँ हुआ है प्रो राटा पार्शियल अलॉटमेंट 15:8 के रेशियो में, मतलब किसी ने अगर 15 शेयर के लिए अप्लाई किया तो उसे 8 शेयर मिले होंगे। ठीक है, फिर उन्होंने थर्ड कैटेगरी बनाई है एप्लीकेंट्स फॉर 5,000 शेयर्स रिसीव 2,000 शेयर्स ऑन अलॉटमेंट। Applicants for 5,000 shares received 2,000 on allotment। ठीक है, मतलब किसी ने 5 शेयर के लिए अप्लाई किया है तो उसे 2 शेयर मिलेंगे कैटेगरी 3 में। अब इसके बाद कैटेगरी 3 के लिए कुछ बोला है, एक्सेस मनी बीइंग रिटर्न्ड। एक्सेस मनी बीइंग रिटर्न्ड। अब ना क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ऑल अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट वर रिसीव्ड, द फर्स्ट कॉल वाज मेड एंड द मनी वाज रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 100 शेयर्स। बस क्वेश्चन खत्म, फिर जनरल एंट्रीज पास करनी। अब क्वेश्चन के अलावा कुछ समझ लेते हैं। कुछ केसेस है, जैसे कि अगर अपने को ऐसा कहा हो क्वेश्चन के अंदर प्रो राटा का केस हो, एंड मान लेते हैं कोई प्रो राटा का केस है, प्रो राटा क्वेश्चन है कोई, उसमें एक्सेस मनी के बारे में कुछ नहीं बोला है। अगर कुछ नहीं बोला तो अपने को क्या करना है? तो अपने को हमेशा ये करना होता है कि एप्लीकेशन के टाइम एक्सेस मनी है तो उसे एडजस्ट करना है अलॉटमेंट के टूवर्ड्स। ठीक है, एंड उसके बाद भी अगर कुछ एक्सेस बच जा रहा है तो उसे रिफंड कर देना है। ठीक है, क्रेडिट टू बैंक अकाउंट। अगर अलॉटमेंट के बाद भी बचता है तो अपने को ये करना है, अगर अपने को क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है एक्सेस मनी के लिए। ठीक है, ये पहला केस हो गया, केस 1। अब मान लेते हैं केस 2। अब इसमें अपने को बोला है एक्सेस मनी टू बी रिफंडेड।
एक्सेस मनी रिफंडेड। तो अब यहाँ क्या करना है कि जो भी अपना एप्लीकेशन वाला जो था ना, एप्लीकेशन का एक्सेस मनी, वो एप्लीकेशन वाली एंट्री के टाइम ही रिफंड कर देना है। ठीक है, रिटर्न कर देना मतलब। एंड केस 3 ये बन जाता है कि एक्सेस मनी टू बी एडजस्टेड टूवर्ड्स अलॉटमेंट एंड कॉल्स। अगर ये स्टेटमेंट आ गया क्वेश्चन के अंदर तो अपने को अब कुछ भी रिटर्न नहीं करना है, कोई भी एक्स्ट्रा पैसा। वो अपने को क्या करना है कि अलॉटमेंट के टूवर्ड्स एडजस्ट कर देना है, फर्स्ट कॉल में एडजस्ट कर देना है, फर्स्ट कॉल के बाद भी अगर पैसे बच रहे तो सेकंड कॉल भी एडजस्ट कर देना है, थर्ड कॉल कर देना है। मतलब अब उसके बाद वो पैसे रिफंड नहीं जाने चाहिए, उसके बाद वो पैसे अपने एडजस्ट करते जाएंगे। ठीक है। एंड मैं और भी कुछ बात बता देता हूँ प्रो राटा के केस के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक बार इसका बेस क्लियर हो जाए फिर क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं। ये क्वेश्चन भी इजी है। इस क्वेश्चन में एक ट्रिकी पार्ट ये है कि जो सब गलती करते हैं, मैंने भी की थी, आप भी कर सकते हो। वो गलती ये होगी कि जो कैटेगरी 3 के लिए अपने को है ना, कैटेगरी 3 में अपने को ये लाइन दी है, applicants for 5000 shares received 2000 shares on allotment, फिर कॉमा करके दिया है एक्सेस मनी बीइंग रिटर्न्ड। अब अपन क्या समझते हैं ना कि ये जो एक्सेस मनी है ना, ये गलती कर देते हैं कि एक्सेस मनी अपन कैटेगरी 2 का भी रिटर्न कर देते हैं। ये नहीं करना था, अपने को सिर्फ थर्ड कैटेगरी की बात की गई है। अब आई डोंट नो कि ये टीएस ने गलत किया है या अपनी अंडरस्टैंडिंग ही कम थी। हो सकता है आप ये गलती ना भी करो, यू आर सुप्रीम। तो मैं बस बता रहा था ये एक कॉमन मिस्टेक है ये क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन बस इस लाइन की वजह से कुछ अच्छा है। एंड अब अपने को ये भी पता चला है कि ये क्वेश्चन में है कॉल्स इन अरियर। ठीक है, कॉल्स इन अरियर, ये यहाँ पे ये दो पेज हो गए। ये दो पेज पे एक बार अपने लगा देते हैं ये, ताकि ये क्वेश्चन के साथ मिक्स ना हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन का डाटा वापस लिख देते हैं जो आगे दिया था। कॉल्स इन अरियर CIA ऑन 100 शेयर्स अलॉटमेंट के टाइम, नहीं सॉरी, फर्स्ट कॉल। ठीक है। एंड अब मैं ना एक और इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ कि जब भी अपने को ये एक्सेस मनी वाला पार्ट आ जाता है ना, एक्सेस एप्लीकेशन का, तो अपने को कैटेगरी वाइज, एक दो तीन कितनी भी कैटेगरी हो ना, कैटेगरी वाइज कैलकुलेशन करना है। हाँ, कुछ क्वेश्चन में होगा कि सेम ही आंसर आएगा, बट कहीं कहीं जो हायर लेवल क्वेश्चंस होते हैं उनमें आंसर्स अलग आ जाते हैं। जैसे कि अभी मैं साफ साफ देख सकता हूँ कि यहाँ पे कितने 7000 एप्लीकेशन एक्स्ट्रा है, एंड यहाँ पे 3000, मतलब 10,000 एक्स्ट्रा है। एंड 10,000 शेयर्स अगर एक्स्ट्रा है और ये ₹3 अपने को एप्लीकेशन पे मिल रहे हैं, तो अपन 30,000 अपना एक्सेस था, अपन ये बोल सकते हैं 30,000 में से अपन कह देंगे कि ये वाले पैसे जो है 7,000 इंटू 3 21,000 आगे एडजस्ट करना है, ये रिटर्न करना है। ये तो चल अपन ने अलग अलग कैटेगरी में ही किया है एक तरीके से, क्योंकि ये रिटर्न था। अपन बहुत बार क्या करते हैं, अगर मान लेते ये अगर अलग से ये कैटेगरी के लिए कुछ नहीं कहा गया होता है एक्सेस मनी का, तो अपने साथ में कैलकुलेशन करके एक साथ ही वो पैसा पूरा माइनस कर देते। लेकिन वहां पे ये हो जाता है कि कभी कभी अपन ये कर देते हैं कि यहाँ मान लेते सेकंड कैटेगरी का जो एक्सेस मनी है ना, वो अपन थर्ड कैटेगरी वालों के लिए भी एडजस्ट कर देते हैं। तो ये लोग तो इनका पेमेंट करेंगे नहीं,
अब ये चीज अपने आगे जिस क्वेश्चन में आएगा वहां और डिटेल में समझेंगे, ये क्वेश्चन में है नहीं, तो मे बी आप नहीं समझ पा रहे। मैं ये कहने की ट्राई कर रहा हूँ कि जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है, ये कैटेगरी 1 है, इसमें ऐसा बोला है कि 2000 को 1000 अलॉट हुए हैं। कैटेगरी 2 है, इसको 5000 को 2000 अलॉट हुए हैं। अपन क्या है, ये क्वेश्चन में अलग से दिया है, कुछ क्वेश्चंस में नहीं लिखा होता, कुछ दोनों को कॉमनली ट्रीट करना होता है, तो अपन क्या करते हैं, डायरेक्ट ये देखते हैं 7000 अप्लाइड है, 3000 अपना इशूड है, तो 4000 इनटू जो भी एप्लीकेशन मनी है वो मल्टीप्लाई करके अलॉटमेंट के टाइम अपन एडजस्ट कर देंगे। तो ऐसा नहीं होगा, तो इसमें क्या हो जाता है कभी कभी कि अपने बैंक का रिटर्न तो जाता ही नहीं है अपना, सब एडजस्ट हो जाता है। उसकी जगह अपने को क्या करना है, 1000 इंटू 3, एंड ये वालों का पैसा अलग से अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है, देन 3000 इंटू 3, देन इनका अलग से अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है। तो यहाँ क्या होगा कि कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि कुछ बैंक अकाउंट की एंट्री आ जाएगी, या तो फर्स्ट कैटेगरी में या सेकंड कैटेगरी में। अगर साथ में लेके चलेंगे ना तो कोई बैंक की एंट्री आएगी ही नहीं। ठीक है, अब ये वाले क्वेश्चन को देखते हैं एक बार। सॉरी मैं आउट ऑफ द ट्रैक चला गया, बट ये सारी चीज़ें बहुत, ये क्वेश्चन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये 2 पेजेस है जो मैंने समझाया, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन से भी ज़्यादा, क्योंकि इससे अपने गलतियाँ कम करेंगे, वरना बहुत हाई चांसेस है। एक बार फिर समझ लेते हैं। 50,000 इशूड, 10+3 पे इशूड है, एंड एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 5, 2+3, फर्स्ट कॉल पे 3, ड्यू आफ्टर 3 मंथ्स ऑफ अलॉटमेंट। सेकंड एंड फाइनल कॉल अभी तक नहीं किया है, वो उसकी एंट्री अपने को करनी भी नहीं है। 50,000 इशूड थे, 60,000 अप्लाई, 10,000 एक्सेस एप्लीकेशन है। फर्स्ट कैटेगरी है, 40,000 को 40,000 मिले, 15,000 को 8,000 मिले, थर्ड कैटेगरी 5,000 को 2,000 मिले। थर्ड कैटेगरी का जो एक्सेस मनी है वो रिटर्न अपने को करना है। एंड फर्स्ट कॉल के टाइम कॉल इन अरियर है 100 शेयर्स पे। तो एक बार इसे पॉज करके अपने, सॉरी पॉज नहीं करना, अभी अपने को वर्किंग नोट्स करना है। इन क्वेश्चंस में जर्नल एंट्री से ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपना होता है वर्किंग नोट। एंड अब अपन देखते हैं वर्किंग नोट में अपने को क्या करना होगा। तो कैटेगरी 1 है, उसमें नो वर्किंग नोट। क्यों? क्योंकि 40,000 को 40,000 अलॉट हो गए, तो यहाँ कुछ एक्सेस है ही नहीं। ठीक है, अब देखते हैं कैटेगरी 2। तो यहाँ कैटेगरी 2 में क्या था कि 15,000, सॉरी अप्लाइड, 8,000 इशूड, अलॉटेड, सॉरी आई मीन। तो अब यहाँ है 7,000 एक्सेस एप्लीकेशन। ठीक है, तो अब अपन, अब ये कैलकुलेशन 2 टाइप से कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कैसे। एक अपन थोड़ा लेंदी वे में जाए कि 15,000 अगर अलॉट करते तो अपने पास कितना एप्लीकेशन मनी आता, 45,000, एंड उसमें से ये होता अपना, अ, ये अपने को रिसीव हुआ है एक्चुअल में, एंड एक्चुअल में अपने को कितना आना चाहिए था, मतलब शुड बी, कितना आना चाहिए था अपने पास, वो था 8,000 इंटू 3, 24,000। तो ये अपना एक्सेस आ गया 21,000। तो ये वर्किंग को लेंदी बनाना हो गया, इसका कोई सेंस ही नहीं है। हाँ, अगर थोड़ा शुरू में कर सकते हैं ऐसे, डिफिकल्टी पड़ रही हो,
या फिर अभी नया नया समझ आ रहा है, वरना अपने को डायरेक्ट ये देखना है कि 15,000 अप्लाइड है, 8,000 इशूड है। तो जो 8,000 इशूड है, तो यहाँ से 8,000 एप्लीकेशन का तो मामला सेट है। मतलब 8,000 में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, दिक्कत तो है जो एक्सेस 7,000 है। तो अपन 15, 8 फिर 7 पे आए, उससे अच्छा अपन डायरेक्ट 7,000 की बात करते हैं ना, जिसमें दिक्कत है अपने को एक्सेस मनी। तो एक्सेस मनी निकालना है, तो डायरेक्ट 7,000 इंटू 3, ये अपने 21,000 ऐसे ही कर लेते हैं। ठीक है। अब अपने को ये मनी रिटर्न नहीं करना है। ठीक है। ये फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी का है। ठीक है, एक्सेस मनी। एंड अभी मैंने जैसा बोला था कि इनके अलॉटमेंट का एडजस्टमेंट भी अलग से करना है, साथ में नहीं करना है। अब वापस ऊपर देखते हैं कि अलॉटमेंट के टाइम कितने पैसे चाहिए थे इनको। तो अलॉटमेंट के टाइम कहाँ गए, ये रहा। अलॉटमेंट का टाइम 5 रुपीज है। ठीक है, 5 रुपीज हो रहे हैं। तो ये ऐसा हो जाएगा, एडजस्टमेंट, अपना अलॉटमेंट का अमाउंट है। अब अपन ने इशू कितना किया था, 8,000 शेयर्स। 15 में से 8,000 अलॉट किए थे, उस पे अपने को आना चाहिए था 5 रुपीज, तो वो हिसाब से होते हैं 40,000। तो अब अपना और कितना लेना बचा है उनसे, 19,000। ये नेगेटिव हो गया। अमाउंट टू बी कॉल्ड ऑन अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट पे सेकंड कैटेगरी वालों के लिए 19,000 रुपये आने चाहिए अपने पास, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी 21,000 एक तरीके से पे कर दिए, अपन ने वहां एडजस्ट कर दिया है। तो अब आते हैं कैटेगरी 3 पे। ठीक है, कैटेगरी थ्री, कैटेगरी थ्री में अपने साथ ऐसा हुआ था कि इशूड या अलॉटेड। तो 5,000 इशूड थे, 2,000 अलॉटेड। तो एक्सेस एप्लीकेशन 3,000। तो एक्सेस मनी कितना आएगा, 3,000 इंटू 3, 9,000। अब ये वाला जो है 9,000, ये जो 9,000 है, ये क्या है, अमाउंट, एक्सेस अमाउंट टू बी रिटर्न। ये एक्सेस है, ये रिटर्न करना है। अमाउंट टू बी रिटर्न। ठीक है, ये 9,000 रिटर्न करना है कैटेगरी 3 में, क्योंकि एक्स अपने को बोला गया है क्वेश्चन में। एंड कैटेगरी 2 का एडजस्टमेंट अलॉटमेंट के टूवर्ड्स हो गया है 21,000 का। अब अलॉटमेंट के टाइम सिर्फ 19,000 लेने हैं कैटेगरी 3 के। कैटेगरी 1 में कुछ अपना कैलकुलेशन है नहीं, जो है एज इट इज है, उनको नॉर्मली ट्रीट करना है। तो अपनी वर्किंग यहाँ खत्म हो गई। अब जर्नल एंट्रीज देखते हैं, एक बार वीडियो पॉज करके जर्नल का फॉर्मेट बना लेता हूँ। तो अब अपन देखते हैं इसकी जर्नल एंट्रीज। एक एक जर्नल एंट्री को अपन समझ भी लेंगे अच्छे से कि क्या एंट्री की, अमाउंट कैसे आई है। तो ये अपना पर्टिकुलर, ये डेबिट, ये क्रेडिट, ये डेट। हाँ मुझे पता है यहाँ एलएफ की कॉलम आएगी, बट मैंने नहीं बनाई है। आपको बनानी है, उसके मार्क्स होते हैं। फॉर्मेट पूरा सही रखना है अपने को। मार्क्स हो सकता है ना भी काटे, बट अपने को परफेक्ट रहना है। ठीक है। तो अब अपने लास्ट टाइम जैसा सीखा था कि कंबाइंड एंट्रीज देखते हैं अब अपन डायरेक्ट। क्वेश्चन बहुत छोटा हो जाएगा, मैं एक बार
अगर आपको कंबाइंड एंट्रीज नहीं समझ आई, ये वाली काफी इजी है, बट अगर फिर भी कंबाइंड एंट्रीज नहीं समझ आ रही है ना ये वाली, तो एक कमेंट कर देना बस, एक और वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो अपन देखते हैं पहली एंट्री क्या होगी। तो पहली एंट्री अपनी यही होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। फिर बैंक अकाउंट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट, यही होगा, ठीक है। तो उससे अच्छा अपन क्या करते हैं, अपन डायरेक्ट चल अपन समझ लेते हैं, सभी समझ लेते हैं। शेयर एप्लीकेशन, सॉरी, पहले बैंक अकाउंट का बैलेंस बढ़ा तो बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। डेबिट क्रेडिट, और ये अमाउंट अपना आया कितना, एक सेकेंड, अमाउंट अपने को 60,000 इंटू 3, तो आया था 1,80,000, ठीक है। ये आया 1,80,000। अब ये तो हो गया बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। देन सेकंड एंट्री अपनी ये बन गई, इसको फर्स्ट ही रखते हैं, चल सेकंड, सेकंड एंट्री अपनी ये बन गई कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितना, 1,80,000, जैसा मैंने बोला था ये पूरा ही डेबिट होगा, ठीक है। अब टू शेयर कैपिटल, पहले इसकी एंट्री कर लेते हैं कि शेयर कैपिटल में कितना जाने वाला है। शेयर कैपिटल में तो अपनी वही अमाउंट जाएगी ना, 50,000 शेयर्स इशू किए थे, तो 50,000 इंटू 3, तो यहाँ तो 1,50,000 हो गई, ठीक है। अब बच रहे अपने पास 30,000 बच रहे हैं। अब अपने वर्किंग पे जाते वापस, अपने ने देखा था कि ये वाले जो पैसे हैं, कौन से, ये वाले रिटर्न करने, तो इसकी भी एंट्री कर देते हैं टू बैंक अकाउंट, कितने, 9,000। अब ये कैटेगरी 3 का हो गया, ब्रैकेट में लिख देते चलो, कैटेगरी 3 का एडजस्टमेंट हो गया। अब देखते हैं कैटेगरी 2 पे। कैटेगरी 2 में अपन ने क्या किया था, एप्लीकेशन का जो एक्सेस मनी था 21,000, वो किधर डाला, अलॉटमेंट में डाला अपन ने, ठीक है। अलॉटमेंट के टूवर्ड्स एडजस्ट कर दिया, तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। तो ये कैटेगरी 2 का आ गई एंट्री, कितना, 21,000, 21 प्लस 930 प्लस 150, 180, 180 इक्वल हो गया, ये वही आ जाएगा बीइंग एप्लीकेशन मनी जो भी ट्रांसफर्ड, ठीक है। अब इसकी देखते हैं एक बार कंबाइंड एंट्री क्या बनेगी। कंबाइंड एंट्री से क्वेश्चन बहुत छोटा हो जाएगा, कंबाइंड एंट्री। तो अब देखते हैं कि बैंक अकाउंट यहाँ डेबिट हुआ, फिर यहाँ क्रेडिट हो गया यहाँ पे, एंड शेयर कैपिटल डेबिट क्रेडिट हुआ है, देन शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट हुआ है, शेयर एप्लीकेशन का कुछ काम बचा नहीं, वो खत्म हो चुका वहां पे ही। अब अपने जैसा हर बार करते हैं कि डेबिट में बैंक अकाउंट, बट यहाँ अपन क्या करेंगे ना कि ये अपने पास ऑप्शन है कि या तो अपन ऐसा कर दे, इसमें दो एंट्री करके बता देता हूँ कि बैंक अकाउंट 180, ठीक है, टू शेयर कैपिटल टू बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट, टू बैंक अकाउंट 9,000 टू शेयर अलॉटमेंट 21,000 टू शेयर कैपिटल 1,50,000, ये भी सही है। अब एक और कंबाइंड बताता हूँ, उसमें क्या है, अपने को अमाउंट का कैलकुलेशन थोड़ा कर देना है, उससे क्या है, बैंक वाली जैसे कि बैंक के यहाँ क्या हो रहा है, डेबिट भी हो रहा है क्रेडिट भी हो रहा है, तो अपन को एक ही इफेक्ट देना है।
तो यहाँ अपन माइनस करके लिख सकते हैं ना डायरेक्ट, जैसे कि बैंक अकाउंट, तो यहाँ 1,80,000 डेबिट हुआ और 9,000 क्रेडिट हुआ, तो नेट इफेक्ट क्या पड़ा, 1,71,000 डेबिट, तो डायरेक्ट ये लिख दिया, टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में था 150, यहाँ था 21,000। ये एंट्री हो गई, ये अपनी पहली एंट्री थी। अब पहली एंट्री के लिए अपने पास ये एक तरीका हो गया ऐसी दो एंट्री में पास करने का। ये एक सिंपल कंबाइन एंट्री जिसमें बैंक अकाउंट के अपन ने अमाउंट कुछ एडजस्ट किया नहीं, डायरेक्ट 180 बैंक अकाउंट को डेबिट क्रेडिट दोनों साइड लिख दिया। ये भी टोटली सही है, इसमें कोई गलत नहीं है, कुछ गलत नहीं है। देन ये सबसे छोटी कंबाइन एंट्री आ रही है, तो ये कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। ये दोनों में से कोई भी कर, मैं याद नहीं रखता था, मैं ये मन में आती थी उस टाइम ये कर दिया, ये आती तो ये कर दिया। बट ट्राई करना है कि अपने को इस वे में नहीं जाना है, क्योंकि एग्जाम में टाइम अपने को कम नहीं पड़ता है बोर्ड्स में, बट अपने को बचाना है। फिर भी फ्री बैठ जाएंगे ना लास्ट के 10 मिनट, क्या दिक्कत है, दिक्कत थोड़ी होगी बस। तो अब आगे देखते हैं अलॉटमेंट की एंट्रीज। तो अलॉटमेंट की एंट्री, थर्ड एंट्री अलॉटमेंट की, इसको रेड कलर में ले लेते हैं। अलॉटमेंट के टाइम क्या हुआ होगा, बैंक अकाउंट में पैसे आए होंगे, फिर से नहीं, सॉरी, रियली सॉरी, रियली सॉरी। यहाँ पे पहले अपने को ये करना है कि शेयर अलॉटमेंट, पहले मनी ड्यू तो करना ही भूल गया। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, याद हो तो प्रीमियम था। अब अपने पास एक्चुअल में पैसा आना कितना चाहिए, अपन देखते हैं, बहुत ऊपर आ गए। 5 रुपीज है अलॉटमेंट के, 2 + 3 रुपीज है सिक्योरिटी प्रीमियम के, तो 50,000 शेयर्स के पैसे आने चाहिए एक्चुअल में। एक्सेस से अपने को मतलब नहीं है, 50,000 इंटू 5, 2,50,000। तो ये एंट्री करते हैं पहले, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 2,50,000 टू शेयर कैपिटल कितना, 1 लाख। 1 लाख आएगा, 50,000 50K इंटू 2, 1 लाख। ये आ गया 50K इंटू 3, 1,50,000। ठीक है। अब यहाँ क्या रहा ना, ये तो हो गया कि बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। ठीक है। अब जब अपने पास बैंक अकाउंट में पैसा आता है, इसके बाद वाली एंट्री होती है बैंक अकाउंट में आए पैसे कॉल करने के बाद, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो ये एंट्री काफी सिंपल है। अब अपने को बस इतना सिंपल सा ध्यान रखना है। अब देखना, अलॉटमेंट अकाउंट 2,50,000 से यहाँ डेबिट हुआ, बट अपन ध्यान दे तो अपनी जो ये एप्लीकेशन वाली एंट्री थी, इसमें ऑलरेडी अपन 2,50,000 में से 21,000 तो यहीं अपने को मिल चुके हैं। 21,000 तो अपने यहीं पे मिल चुके हैं, सॉरी, यहीं पे मिल गए थे अपने को एप्लीकेशन के टाइम में। तो वो पैसे अब बैंक में थोड़ी आने वाले हैं, अपने को दोबारा से 2 बार पेमेंट थोड़ी करेंगे वो लोग, पागल थोड़ी है, नहीं ना। तो अब अपने बैंक अकाउंट में कितने पैसे आएंगे, जो ये लेस कर देंगे अपन इसको, 21,000 हटा देते हैं, तो जो अमाउंट बच रहा है वो अपने को बैंक अकाउंट में मिलेगा। तो कितना आएगा, 250 -20, 230, 229, 2,29,000। एंड यहाँ भी हो गया 229। ठीक है।
अब इसकी एक बार कंबाइन एंट्री देखते हैं। तो इसकी कंबाइन एंट्री हो जाएगी अपनी ये कंबाइन एंट्री। कंबाइन एंट्री में डायरेक्ट अपने आ जाते हैं बैंक अकाउंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो सॉरी, मैंने यहाँ एक गलती कर दी कि अपने को है ना, यहाँ क्या करना है कि ऐसी एंट्री है ना, तब जैसे बैंक अकाउंट में अपने पास 229 आएंगे, यहाँ 1 लाख आ जाएगा एंड यहाँ 150 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बैलेंस होगा नहीं, यहाँ पे अपने को फिर से ये अमाउंट डालनी पड़ेगी, शेयर अलॉटमेंट वाली, ये फलाना ढींगना। तो उससे अच्छा ऐसी एंट्रीज में कंबाइन एंट्री करनी ही नहीं है। ठीक है, उससे अच्छा अपने ये दो सिंपल एंट्री पड़ेगी अपने। ठीक है, जब अगर अपने को अमाउंट बैलेंस करने के लिए वापस से कुछ लाना ही पड़ रहा है तो उससे अच्छा अपना यही वाला है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट देखते हैं अपने फर्स्ट कॉल की एंट्री। फर्स्ट कॉल की एंट्री अपने को पहले तो याद हो तो एक कॉल सीनरियर है उसमें 100 शेयर्स पे, एंड देन जो भी एक्सेस मनी का लफड़ा था वो तो अपन ने सेटल कर दिया है एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के टाइम। तो अब बस नॉर्मल एंट्री होगा। अपने को 3 रुपीज पर शेयर मंगाया उन्होंने फर्स्ट कॉल के टाइम, तो पहले वो मनी ड्यू कर लेते हैं। तो मनी ड्यू करने के लिए एंट्री अपनी आएगी फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 50,000 इंटू 3, तो ये हो गया 1,50,000। इधर भी आ गया 1,50,000। अब अपने को जब इसे सेटल करना है फर्स्ट कॉल अकाउंट को, तो इसकी क्या एंट्री होगी? पहली बात तो बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे। कितने आएंगे? अब अपने को पता है कि 100 शेयर्स पे कॉल इन अरियर है, कॉल इन अरियर ये साइड लिखे जाएंगे। अब अगर इसका लॉजिक भी सिंपल है कि वो पैसे अपने को लेने हैं, तो अपने एक टाइप से एसेट मान लेते हैं, इनकम रिसीवेबल है वो अपनी, टू फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब इसको थोड़ा समझते हैं। अब समझने के लिए मैं ऐसा सिंपल समझाता हूँ कि अपने को बस एग्जाम निकल जाए। ठीक है, अब अपने को पता है कि अपनी ये बात तो हो रखी है कि एप्लीकेशन अकाउंट, अलॉटमेंट अकाउंट, फर्स्ट कॉल अकाउंट, इनका बैलेंस जितना डेबिट होगा उतना सेम अमाउंट से क्रेडिट होने वाला है। ठीक है, सॉरी, 1,50,000, ये लाइन एक बार ऐसे काम चला। ठीक है, अब अपने को 100 शेयर्स पे है 100 × 3, एंड तो यहाँ कितने बचे? 49,900 × 3। तो अब पहली गलती तो अपने को ये नहीं करनी, कभी भी इसका कैलकुलेशन करने नहीं बैठना है। ठीक है, कभी पैनिक कर जाते हैं तो अपन ये गलती कर लेते कि इसको कैलकुलेट करने लग जाते, इतना गधे जैसा दिमाग यूज कर लेते हैं अपन। तो यहाँ दिख रहा है जब 100 × 3 है, तो ये कर दो ना कॉल सीनरी है, 300 रुपये आ गए। अब बाकी अमाउंट तो अपने को रिसीव होना ही है, तो बाकी अमाउंट क्या हो रहा है? 1,49,700। तो ये एंट्री हो गई एडजस्ट। अब ये वाले में अपन कंबाइन एंट्री इजीली कर सकते हैं। उसकी कंबाइन एंट्री कुछ ऐसे बनेगी, एक बार फॉर्मेट थोड़ा ऐसे बनाते हैं। कंबाइन एंट्री में फर्स्ट कॉल अकाउंट का तो अपना नामो निशान मिट जाएगा, इसको तो एलिमिनेट करना है। सीधी सीधी एंट्री अपने पास क्या आ रही है? शेयर कैपिटल में 1.5 लाख जा रहे हैं, बैंक अकाउंट में 149,700 आ रहे हैं, कॉल सीनरियर में 300 आ रहे हैं। तो बस वही करना है, बैंक अकाउंट ये डेबिट हुआ, कॉल सीनरियर अकाउंट ये डेबिट हुआ, टू शेयर
कैपिटल अकाउंट, ये क्रेडिट हो गया 1,50,000 से। ये अपने को पता था 100 शेयर्स पे है, तो पहले ये कैलकुलेट किया 300। यहाँ बच रहा अपना जो अमाउंट, वो यहाँ आ जाएगा बैंक अकाउंट में। नरेशन आपको सबके पता ही है, तो ये कंबाइंड एंट्री हो गई। तो अब ये क्वेश्चन को अगर सिंपलेस्ट वे में देख, इसकी भी कंबाइंड कर सकते हैं, बट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि ये वाली में कंबाइंड एंट्री करने जाएंगे ना, अलॉटमेंट वाली जो थी, तो अपना टाइम लगभग सेम ही जाएगा, अपना उतना दिमाग यूज करेंगे। उससे अच्छा कंबाइंड एंट्री तब करने का जब एकदम सिंपल हो, तो कर लो, वरना दो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों का मिक्सचर भी चलता ही, आधी एंट्री कंबाइंड, आधी अलग अलग है, सेपरेट। तब देखते कितनी एंट्री में खत्म हो सकता था। एप्लीकेशन की एक कंबाइंड एंट्री हो गई, या तो ये वाली या ये वाली, कोई भी हो, एक एंट्री। फिर अलॉटमेंट की दो एंट्रीज मान लेते हैं, तीन, 3 एंट्री हो गई। फर्स्ट कॉल की कंबाइंड एंट्री काफी ज्यादा सिंपल है, तो अपने ये वाली चूज करेंगे, तो ये सिर्फ 4 एंट्रीज का क्वेश्चन है, एंड ये आराम से 6 मार्क देके जाएगा, ना इसमें कैलकुलेशन है। एंड इस टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं, कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आने वाला, इतने डरने की बात नहीं, बट अपने को बेस्ट के लिए प्रिपेयर करना है, अपने आगे भी जाके अपने वो काम आए। एंड क्वेश्चन भले ही डिफिकल्टी वो लोग बढ़ा दे, अपने से ज़्यादा कुछ नहीं है। अपन ने बेस्ट के लिए प्रिपेयर किया है, अपने पास एक एडवांटेज और है कि अपने को कैलसी भी अलाउड है। हाँ मानता हूँ, उसके लिए कैलकुलेशंस अपने को करनी नहीं पड़ेगी मैनुअली, भले हार्ड भी आए चलेगा, डिफिकल्ट कैलकुलेशन आएगी तो करना तो कैलसी से है, तो अपने कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। तो गुड बाय, आडियोस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।